हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी का आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में समाजशास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। मतलब कि 50 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और आपको बता दें कि मैं आपको तैयार भी करवा दूंगा, यानी आपको याद भी करवा दूंगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं वो पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक फास्ट रिवीजन करेंगे और अच्छे से आपको तैयार भी करवा देंगे। उससे पहले थोड़ा सा आपके अंदर जुनून भर दे, उम्मीद भर दे। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ मुकाम को हासिल करना है, तो बस आप इतना समझ जाइए कि मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा, जिस प्रकार से समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो। इसलिए कहना चाहूंगा कि पथरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, पथरा पिसाई कहियो मैदा ना होई, समाजशास्त्र में फेल के तो कोनो पैदा ना होई। आइए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पैटर्न देख पा रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस प्रकार से, फिर 30 क्वेश्चन नीचे हैं। पहले इन 20 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने उत्तर आसान शब्दों में लिखा है, ताकि आप आसान शब्दों में इसे समझ पाएं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कॉपी में कैसे आंसर को लिखना है, थोड़ा सा ये भी आपको बता दें। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना कि संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, तो पहले आपको एक हेडिंग बनानी है। क्या हेडिंग बनानी है? संयुक्त परिवार, यहां से लेकर यहां तक इतना काट देना है। ठीक है, इतना काट देना है और फिर आपका संयुक्त परिवार यहां से हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, और लगे हाथ इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए और फिर इसके बारे में आप लिखना शुरू करिए। इस प्रकार से आप जो है काम करिए। सबसे पहले अपने कॉपी में प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद आप जो है उसका हेडिंग डालेंगे। क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, और इससे जो है आपका स्मार्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। फिर इसके बाद जो है आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। अब क्या लिखेंगे ये भी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊं कैसे आप आंसर को समझ के बनाकर अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए संयुक्त परिवार है, लिखेंगे संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, मिलकर रहना। यानी परिवार पहले समझाते हैं, फिर आपको संयुक्त परिवार समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिवार क्या होता है? तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार वो होता है जिसमें आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, वो भाई बहन जिनकी शादी नहीं हुई है आपके मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, तो इसका मतलब वो परिवार है। ठीक है, परिवार के सदस्य हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि परिवार में मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उन्हीं को परिवार कहते हैं। लेकिन अगर उस परिवार के साथ में दादा दादी भी हों, चाचा चाची भी हों, ठीक है, बुआ भी हों, बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, तो उन्हें संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई परिवार की। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर ये सब मिलकर रहते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक संयुक्त परिवार बन जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा घर जहाँ पे दादाजी की खेती देखते हैं और चाचा जी दुकान संभालते हैं और जो अन्य परिवार के लोग हैं वो अपना घर का काम करते हैं। इस प्रकार से आप उदाहरण भी दे सकते हैं। तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है यहाँ पे सिंपल भाषा में, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए। ठीक है, आप लिख सकते हैं। अगर समझ जाएंगे 2 लाइन और बना ले जाएंगे, अगर समझ नहीं पाएंगे तो 1 लाइन भी बनाना दुश्वार हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सामाजिक बहिष्कार से क्या आशय है? अगर सामाजिक बहिष्कार से आशय आपसे पूछेगा तो वही आपको काम करना है। पहले आपको प्रश्नोत्तर नंबर लिखना है, जैसे 2 है तो 2 लिख देना है। फिर आपको हेडिंग बनानी है, तो यहाँ से आपका हेडिंग बन जाएगा इतना। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार हेडिंग बन जाएगा। फिर इसके बाद अंडरलाइन कर दिए इसको, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति या समूह को समाज से अलग थलग करना, मतलब कि किसी व्यक्ति को या फिर समूह को समाज से दूर कर देना। कोई अगर समाज में कोई गलती कर देता है, कोई ऐसी उसके द्वारा जो है कांड हो जाती है, तो उसको समाज से जब अलग कर दिया जाता है तो उसी को बहिष्कार कहा जाता है, कि इसको बाहर निकाल दो। बहिष्कार मतलब क्या? बाहर निकाल देना। कहाँ से? घर से, समाज से। जो समाज से, घर से बाहर निकाल देते हैं तो उसी को बहिष्कार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे सामाजिक लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कहेंगे। ये जब समाज से उसको अलग कर दिया जाए तब उसे हम सामाजिक बहिष्कार कहेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, छुआछूत के कारण कुछ जातियों को पानी के कुएं से पानी लेने के लिए
नहीं दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो पहले छुआछूत ज्यादा चलता था, अब तो थोड़ा कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। तो यहाँ पे जो समाज में जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी, वो भी तरह से सामाजिक बहिष्कार का कारण मानी जाती थी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है हर साल, कहीं ना कहीं रिपीट होता है, तो आप इसे जरूर दोस्तों तैयार कर लें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं? जनतांत्रिक राजनीति है भैया, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले वही काम करना है आपको, करना है हेडिंग बनानी है, तो यहां से आपको बन जाएगा हेडिंग, और फिर इसके बाद जो है आप लिखेंगे जनतांत्रिक राजनीति में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और सरकार सभी के रूप में समान काम करती है। जनतांत्रिक राजनीति का मतलब होता है, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, और तांत्रिक मतलब वो तांत्रिक बाबा नहीं, तांत्रिक मतलब तंत्र का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तंत्र का, जैसे कंकाल तंत्र होता है ना, कंकाल तंत्र में क्या एक ही हड्डी होती है कि कई सारे हड्डी होती है? आपका जवाब होगा कई सारी हड्डियां होती हैं। ऐसे कंकाल तंत्र होता है, ऐसे यहाँ पे जनतंत्र है, लोगों का तंत्र है। लोगों को तंत्र में लोगों की भीड़, लोगों की ग्रुप, लोगों का समूह, ये जनतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक यानी जब जनता जब सरकार चुनती है, ठीक है, लोकतंत्र भी इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वही सरकार सभी के लिए समान रूप से काम करती है, तो उसे जनतांत्रिक राजनीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भारत में हर 5 साल में चुनाव होता है, तो अब जो हम राजनेता का चुनाव करते हैं, हर 5 साल बाद वो बदलता रहता है कि उसकी कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है और 3 विशेषताएं बताना है, 3 पॉइंट लिख देना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपको मिल गया, काम खत्म। बस इतना काम करना होता है, जितना पूछा गया दोस्तों उतना ही लिखिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं, तो यहां तक जो है तो आपका हेडिंग बन जाएगा विशेषताएं तक, फिर इसके बारे में 3 पॉइंट लिखेंगे। आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न जमाना, जैसे आज की डेट में सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी हैं, बहुत सारे जो है ऐप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा जो है मॉडर्न जमाना बदल रहा है। पहले समाज कैसा था, आज समाज कैसा है, तो ये जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये किसके कारण हो रहे हैं? जवाब होगा आधुनिकीकरण के कारण हो रहा है। आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी का, आपने नाम सुना होगा एआई का, तो जो ये टूल है, जो ये सब एआई वगैरह है, ये सब आने वाले दिनों में और बहुत तेज से प्रगति करने वाले हैं, तो मॉडर्न जमाना और बदलने वाला है। ये सब क्या है, ये सब आधुनिकीकरण है, जिसमें उच्च तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, नई तकनीकी और विज्ञान का विकास होता है। पहला पॉइंट, मॉडर्न जमाना कैसे आता है? मॉडर्न जमाना आता है भैया, नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो मॉडर्न जमाना आ जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा का प्रसार जब ज्यादा होता है तो लोग विकसित होते हैं, शिक्षित होते हैं, नई खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो नई जो खोज होगी, रिसर्च होगी, तो मॉडर्न जमाना होगा, मतलब बदलेगा जमाना बदलेगा भैया, तो भाई सिंपल सी बात आधुनिकीकरण होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो पुराने रीति रिवाज में उनको बदलाव करना। आज से 10 साल पहले देखा जाए या 20 साल पहले देखा जाए तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, वो समाप्त हो चुकी हैं, समाज में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुराने जो रीति रिवाज थे उनको बदला जा रहा है, और बदलकर अब जो है अब नई सुविधाएं आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले डीजे नहीं था, शादी में डीजे नहीं जाता था, लेकिन आज के डेट में अगर डीजे शादी में ना जाए तो ऐसा लगता है कि मातम हो रहा है ना, लेकिन डीजे अनिवार्य हो गया भैया। तो अब सवाल ये है कि डीजे में भी लोग परिवर्तन कर रहे हैं और नए उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है ये सब? नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके द्वारा हो रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं मॉडर्न जमाने में कि गांव में बिजली आ चुकी है, इंटरनेट सुविधा हो चुकी है, लोग और बदलाव कर रहे हैं अपने समाज में, तो ये सब क्या है, आधुनिकीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, नातेदारी को परिभाषित कीजिए। बहुत ही एवरग्रीन क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नातेदारी क्या है? नातेदारी क्या है, लोग समझ नहीं पाते हैं नातेदारी क्या है। नातेदारी का मतलब, या नातेदारी रिश्तेदारी, मतलब रिश्तेदारी। ठीक है, यानी रिलेशनशिप।
तो रिलेशनशिप कैसे बनता है? रिलेशनशिप दो ही प्रकार से बनता है, दो के सिवाय कोई प्रकार नहीं होता है, दो प्रकार से बनता है। पहला प्रकार क्या है? पहला है यहाँ पे नातेदारी जो होता है वो खून पर होता है, खून का मतलब रक्त संबंधी होता है, और विवाह संबंधी या गोद लेना संबंध दो कह सकते हैं, ठीक है। जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची। रिलेशनशिप का मतलब ये है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इतना समझ जाइए कि मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है, मान लीजिए लड़का है, ठीक है, और लड़की यहाँ पे है, ठीक है। ये मान लीजिए लड़की थोड़ी मोटी हुई तो ये बात नहीं चल जाएगा। अब मान लीजिए लड़की है और ये लड़का है, अब इन दोनों करा देते हैं शादी, ठीक है। ध्यान से बात को समझेंगे, आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, माइक लाल कोई काट नहीं सकता दोस्तों, गारंटी से बता रहा हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए लड़की है और ये लड़का है और इन दोनों की करा दिया जाए शादी, ठीक है। अब मुझे इतना बता दीजिए बस आप कि अगर इन दोनों की शादी होगी, इन दोनों की शादी होगी तो इस लड़की का परिवार, इस लड़के का परिवार क्या रिश्ते में नहीं बंधेगा? रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा? 100% रिश्ता बनेगा। रिश्ता बना कैसे? जब इन दोनों का विवाह हुआ, ठीक है, जब इन दोनों का विवाह हुआ। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? विवाह के आधार पर रिलेशनशिप बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो लड़की इनके पास भी आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। अब जब लड़की पास में आ जाएगी, शादी होगी भैया, तो भाई बच्चे होंगे। अब जब बच्चे होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रक्त संबंधी हो जाएगा, क्योंकि इनका खून होगा, जो बच्चा होगा ना इन्हीं का खून होगा। तो दो ही आधार पर रिलेशनशिप बनता है, या तो विवाह पे या तो रक्त संबंधी, और इसके सिवाय कुछ नहीं होता है। तो रिलेशनशिप, रिश्तेदारी को परिभाषित कैसे करेंगे? रिलेशनशिप जो होता है, नातेदारी जो होता है, वो रक्त और विवाह संबंधी पर आधारित होता है, जिसके माध्यम से मैंने बताया है, आप उसे फ्लो चार्ट के रूप में बना सकते हैं। जैसे भाई बहन है, भाई बहन किस में आएंगे? माता पिता किस में आएंगे? ये भाई बहन आएंगे आपके रक्त संबंधी में। माता पिता किस में आएंगे? ये आएंगे रिलेशनशिप में। चाचा चाची रिलेशनशिप में, मतलब कि विवाह संबंधी में आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जितना हो सके डायग्राम, कोटेशन और फ्लो चार्ट का प्रयोग करिए। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि आप इन्हें जो है इस प्रकार से कोई चार्ट बनाइए, कोई डायग्राम बनाइए, ठीक है, ऐसे बनाइए। ये जो मैंने रिलेशनशिप बनाया ऐसे करके आप इसको ऐसे करके समझ करके बना देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा भैया, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है? सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, ये हमें समझना है। तो देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। समाज से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से इकट्ठा करना और जो है सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे गरीबी का अध्ययन करना, परिवार के जो है प्रश्न से पूछना, ये सब सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। सिंपल भाषा में कहें तो सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण का मतलब जांच करना होता है। जैसे मान लो आपके गांव में कोई आया सर्वे करने के लिए, सर्वे यानी सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे करने आया कि भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। ये पूरा पूरा जब सर्वे करेंगे तो इसी को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाएगा। क्योंकि सर्वे कहाँ हो रहा है? सर्वे हो रहा है भैया समाज में, तो समाज में हो रहा है तो क्या कहलाएगा? सामाजिक सर्वेक्षण ने कहलाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण वो होता है जो समाज में की जाती है, जिसमें कुछ व्यवस्थित जानकारियां होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। जैसे गरीबी क्या है, और गरीबी कितनी मात्रा में गरीबी है, और कितने लोग नौकरी में हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, ये सब आंकड़ा इकट्ठा करना। और इकट्ठा कैसे होगा? सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने है, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले वही काम, हेडिंग बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानना, एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिससे समाज में झगड़े उत्पन्न होते हैं, जैसे कि किसी एक धर्म का नाम पर दंगे होना। कहने का मतलब तो ये सांप्रदायिकता का मतलब अगर एक लाइन में समझना है तो आप इतना समझ जाइए कि जब कोई अपने धर्म को अन्य धर्म की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ समझने लगे तो वही वहां पे संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है। जैसे कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप इतना समझ जाइए कि मान लीजिए कोई ए धर्म है, कोई बी धर्म है, कोई सी धर्म है, ठीक है। अगर ए वाला कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो और सी वाले और बी वालों को दरकिनार कर दे, तो यहाँ पे संप्रदायवाद की भावना उत्पन्न होती है। जब ऐसा होता है तो समाज में कुरीतियां उत्पन्न होती हैं, बुराइयां उत्पन्न होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर दंगे होते हैं। तो ये जो है ना हो, इसके लिए समाज में ऐसी शांति बनाए रखने के लिए संविधान में
कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। पहला पॉइंट, हमारे भारतीय संविधान में जो है कोई भी धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भारतीय संविधान की नज़र में सारे धर्म बराबर हैं, समान हैं, कोई भी मतभेद की भावना नहीं है। तो हमारे संविधान में जब है तो हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हमारे नज़र में सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, अगर ऐसी भावना है तो संप्रदायवाद नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी भावना है तो इसे संप्रदायवाद कहते हैं। लिख सकते हैं आराम से। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार, देखिए नाम से स्पष्ट है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो नाम से स्पष्ट निकाल सकते हैं। सुधार करने की बात हो रही है। लोग कहते हैं आपको ना भाई सुधर जाओ, सुधर जाओ, गलती कर रहे हो, सुधर जाओ। सुधरने का मतलब क्या? जो आप गलत काम कर रहे हैं वो काम ना करें, सुधर जाएं। ठीक है, आप अपने आप को सुधार लें, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे सुधारने किसकी बात हो रही है? भूमि की। तो जब भूमि की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भूमि में सुधार करना है। अब भूमि में क्या करना है, कैसे सुधार करना है, ये देखिए किसानों को जमीन का अधिकार देना, जमींदारी प्रथा खत्म करना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। छोटे किसान की खेती के लिए जमीन मिलना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। जमीन में उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। भूमि को निम्नीकरण को कम करना, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आता है। तो कहने का दोस्तों ये है कि जो आप खेती करते हैं, जो आपका जमीन है वो कोई हड़प ना ले। ठीक है, जिससे जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा में किसानों से लोग जो है लगान लेते थे, लगान का मतलब टैक्स लेते थे। जब अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे तो टैक्स लेते थे, और फिर टैक्स लेकर जमींदार अपना आधा अपने पास रखता था, आधा अंग्रेजों को देता था। ये प्रथा कितनी घटिया प्रथा थी। ठीक है, तो जमींदारी प्रथा खत्म की गई। तो कैसे 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 धीरे धीरे सुधार हुए, ये हमें बताना है भूमि सुधार में, और आराम से आप इसे समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि आपको चलना कैसे है और जाना कहाँ है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप पूरा अच्छे से पर्जन कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ज्यादा फोकस किया है समझाने पर। तो अगर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो भैया समझ में आएगा जब पेपर खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग को परिभाषित कीजिए। दिव्यांग क्या होता है? देखिए मैं सिंपल भाषा में अगर आपको कहूं कि दिव्यांग में अगर कोई लंगड़ा है, ठीक है, कोई लंगड़ा है, अगर आप उसे कहोगे हे लंगड़ा, हे गूंगा, हे बहरा, तो उसको बुरा लग जाएगा। उसको कोई सम्मान शब्द दीजिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी का नाम लेते हैं तो नाम के आगे हमारे कोई भी ऐसे लोग होते हैं जो नाम होते हैं वो लगा देते हैं। जैसे मतलब किसी का नाम राज है, ठीक है, किसी का नाम राज है, ठीक है, तो राज के पीछे जो है क्या लगाते हैं, वाह लगा देते हैं। तो रजवा बोलते हैं, हे रजवा। तो ये सब क्या है? ये सब उसका अपमान है कि भाई किसी को बुलाते हैं प्रेम से नहीं बुलाएंगे, नाम के पीछे वाह लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी फितरत है। यूपी बिहार में ज्यादातर ऐसा होता है कि नाम के पीछे जो है वाह लगा देते हैं, वाह लगाएंगे या तो या लगाएंगे। ठीक है, तो इतना बढ़िया प्यारा नाम राज है और किसी को बोला हे रजवा तो दिक्कत होगी, उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा कि उसका सम्मान नहीं हो रहा है। वही चीज यहाँ पे है। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? जो लंगड़ा है, जो लूला है, उसे लंगड़ा लूला ना कहकर उसे दिव्यांग कहा जाए, तब उसे अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, तब उसे जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर उसे हम सम्मान पूर्वक बुला सकते हैं, उससे सम्मान भी लगेगा। ठीक है, दिव्यांग वे होते हैं जिनके शारीरिक या मानसिक रूप से क्षमता सीमित होती है, मतलब अपाहिज होते हैं, विकलांग होते हैं, लेकिन मेहनत में सफल पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं पा सकते हैं। जैसे बिना हाथ के जो है लिखने वाला बच्चे होते हैं, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये शारीरिक रूप से अपना जो है अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, जो है काम तो कर सकते हैं, मेहनत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विकलांग हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, लेकिन मंजिल को पाया है उन्होंने। ठीक है, मंजिल को पाया है भैया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप दिव्यांग के बारे में आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब और किसने की थी? तो भैया ब्रह्म समाज की स्थापना इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनका उद्देश्य क्या था? जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करना। राजा राम मोहन राय ने एक बहुत बड़ी कोशिश की थी कि जातिवाद को खत्म कर दिया जाए, लेकिन जातिवाद इतनी आसान से खत्म होने वाली नहीं है। और यहाँ पे अंधविश्वास तो धीरे धीरे थोड़ा मोड़ा कम हो रहा है। बहुत सारे लोग भी आज भी अंधविश्वास रखते हैं, लेकिन जातिवाद अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ना ही तो आगे खत्म होने की उम्मीद है। ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ कमाल हो जाए। जो लब वाले होते हैं यही कुछ कर सकते हैं और यही जो है जातिवाद को खत्म करने में आगे आ सकते हैं। तो 2 पॉइंट आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे हरित क्रांति का क्या अर्थ है। देखिए नाम से स्पष्ट निकले हरित क्रांति, एक ऐसी क्रांति चलाई गई थी जो हरी हरी क्रांति हो। हरी हरी के चारों तरफ हम नजर उठा के देखिए, से गेहूं का सीजन चल रहा है, रबी की फसल चल रही है खेत में, आप खेत में चले जाइए, नजरें उठा के देखिए, तो जब आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। ऐसी ही शुरुआत की गई थी जो है हरित क्रांति की। तो यहाँ पे नई बीज, अच्छी खाद और अच्छी सिंचाई का उपयोग करके खेती में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये गेहूं की उपज जो है 1960 के दशक में बढ़ाया गया था, और उस टाइम पे जो 1960 के दशक में जो है गेहूं के उत्पादन में अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए यह क्रांति की शुरुआत की थी पंजाब और हरियाणा से। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं, हरित क्रांति के बारे में अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो आइए समझते हैं सांस्कृतिक विविधता। विविधता का मतलब होता है भिन्नता, वैरायटी। ठीक है, भिन्नता किसमें है दोस्तों, यहाँ पे संस्कृति में है। अगर मैं कहूँ कि एक तालाब है, तो क्या एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली पाई जाती है? आपका जवाब होगा नहीं, एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती है, उसमें कई प्रकार की मछलियां पाली जाती हैं या पाई जाती हैं। ठीक है, अगर लोग जैसे मछली पालते हैं तो मान लो एक ही प्रकार की मछली पाल दिए हैं, और भी कुछ मछलियां उसमें पाई जाती हैं, छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती हैं। जैसे समुद्र है तो समुद्र में एक ही प्रकार की मछली नहीं पाई जाती है, उसमें मछलियों की भिन्नता पाई जाती है, यानी बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं। तो जो बहुत सारी मछलियां पाई जाए उसे भिन्नता या विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे विविधता है, वही चीज यहाँ पे विविधता का मतलब भिन्नता। भिन्नता किसमें है, संस्कृति में है। तो यहाँ पे देखिए एक समाज में एक ही समाज है जब उसमें विभिन्न धर्म के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न रीति रिवाज के और विभिन्न परंपराओं के लोग रहते हैं, तो इस पूरी समाज को सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानते हैं। भारत एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, क्योंकि भारत में यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, और इसके बाद इनकी जो संस्कृति होती है, इन संस्कृति को भी सब मिलकर एकजुट होकर अपनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको जो है मनाते हैं, कोई भी त्योहार मनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधता के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के तौर पे आप जरूर लिखेंगे, जिससे आपका आंसर और स्मार्ट हो जाए भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। दबाव समूह क्या होता है, आइए समझते हैं। दबाव समूह वे संगठन जो सरकार पर अपनी मांगों के लिए दबाव डालते हैं, उन्हें दबाव समूह के नाम से जाना जाता है, जैसे मजदूर संघ। सिंपल भाषा में कहें तो दबाव समूह का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो कि आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में अगर फीस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अचानक फीस बढ़ा 500 रुपया बढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे लोग। अब होगा तो दो काम होगा, या तो आप फीस दे देंगे या तो आप विरोध करेंगे। लेकिन अगर आप अपने स्कूल पर दबाव डालेंगे कि भैया इतना फीस एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए, आपके गार्जियन जब आएंगे, आपके गार्जियन स्कूल पे दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे कि भैया अचानक इतना फीस नहीं बढ़ाना चाहिए, 500 रुपया अचानक आपने बढ़ा दिया है, तो गरीब आदमी कैसे दे पाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आपके स्कूल के बच्चे स्कूल पर दबाव डालने लगे, तो आपका दबाव समूह जो आपका ग्रुप बनेगा, उसी को दबाव समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ले सकते हैं, जब कोई संगठन या फिर कोई भी समूह जब सरकार पर अपनी मांग को लेकर, कोई भी उनकी डिमांड होती है, जब डिमांड पूरा नहीं होती है तो उस डिमांड की जो है मांग को लेकर दबाव डालते हैं, किस पर, सरकार पर। इस अवस्था को या इस जो है पूरे जो है प्रक्रिया को जो है दबाव समूह कहते हैं। जैसे मजदूर संघ होते हैं ना, मजदूर संघ क्या करते हैं, जब उनका मांग पूरा नहीं होता है तो इसके बाद वो क्या करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, मेहनत, और उसके बाद जो है सरकार पर दबाव डालते हैं, एक आंदोलन होता है, और फिर इसके बाद जो है उनकी मांगें पूरी की जाती हैं। तो ये दबाव समूह आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए। साक्षात्कार पद्धति का मतलब ये है कि साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार में साक्षात, जैसे कहते हैं ना भैया हमको साक्षात भगवान दर्शन दिए हैं, तो साक्षात्कार में क्या, साक्षात्कार मतलब कि सामने एकदम आपको फेस टू फेस वो इंसान बैठा हो और आपसे सवाल कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
साक्षात्कार पद्धति में क्या होता है, शोधकर्ता द्वारा, शोधकर्ता में जो रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता द्वारा व्यक्ति से प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पर किसी स्कूल के छात्र से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करना या उनसे पूछना कि कोई क्वेश्चन पूछना कि भाई कितना पढ़े हो, या फिर जो है उनसे कोई सवाल करना, उनका अगर जवाब देते हैं तो इस प्रक्रिया को साक्षात्कार पद्धति के नाम से जाना जाता है, इंटरव्यू सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। ठीक है, अल्प मतलब क्या होता है, अल्प मतलब होता है थोड़ा या कम होता है। ठीक है, थोड़ा या कम होता है। और संख्यक मतलब क्या होता है, संख्या यानी एक आंकड़ा है, एक ऐसी आंकड़ा है जो थोड़े समय में, जैसे मान लो अगर मैं कहूं यहाँ पे लिखा है 32, 14 और यहाँ पे लिखा है 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या लिखा गया है इसमें कम कौन है, 15 है, 15 कम है और ये ज्यादा है। तो यहाँ पे एक ही क्षेत्र में यहाँ पे दो आंकड़े हैं और दो आंकड़ों में 15 कम है। इसका मतलब ये है किसी एक क्षेत्र में जब कोई कम समुदाय के लोग निवास करते हैं तो उन समुदाय को अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखिए कहा गया है, वे लोग जो संख्या में कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। भारत में ईसाई और सिख अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्लिम भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां मुस्लिम कम आबादी होती है, वो भी जो है अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं कि वो समुदाय या वे वर्ग के लोग जो किसी भी समुदाय में या किसी भी क्षेत्र में कम मात्रा में हो उन्हें अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जाति और वर्ग में अंतर बताइए। जाति और वर्ग क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए जो जाति होती है ना भैया, वो जाति जन्म पर आधारित होती है। जो बच्चा जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी जाति उससे जुड़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जाति जन्म पर आधारित होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, वर्ग देखिए, वर्ग जो होता है वो आर्थिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। वर्ग का मतलब होता है कि ब्राह्मण जाति जैसे है, ठीक है, ब्राह्मण जाति है, गरीब और अमीर क्या है, वर्ग है। यहाँ पे सिंपल सी बात दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे उदाहरण तो आप लिखेंगे ही, उससे पहले आपको एक बात और बता दें, वर्ग जो है ये अर्जित किया जाता है और जाति जन्म पर आधारित होती है। वर्ग अर्जित करने का मतलब प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है कोई ए जाति का है, एक व्यक्ति है कोई जो है बच्चा है बी जाति का है, कोई एक बच्चा जो है वो सी जाति का है। ठीक है, तीन जातियां अलग अलग यहाँ पे हैं। अब ये तीन जातियां जब अलग अलग हैं तो इसमें मान लो कोई ये जो ए वाला जाति है ये उच्च वर्ग का है। ठीक है, ये उच्च वर्ग का है, और जो बी जाति है ये मध्यम वर्ग का है। ठीक है, ये मध्यम वर्ग का है, और जो सी जाति का है वो निम्न, जो सी वाला है ये निम्न जाति का है। ठीक है, ये क्या है, निम्न जाति का है। अब यहाँ पे जो उच्च वर्ग का है, जो उच्च जाति का है, ये सब तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब इसमें मान लो कि जो निम्न जाति का है, जो सी वाला है, अगर ये आईएएस बन जाए, ठीक है, ये जो है आईएएस बन जाए तो इसको जो वर्ग मिलेगा वो उच्च वर्ग मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मेरे कहने का दोस्तों ये है कि एक निम्न वर्ग, निम्न जाति का बच्चा भी उच्च वर्ग की श्रेणी प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक निम्न जाति का बच्चा वो सर्वश्रेष्ठ वाली जाति उच्च जाति प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का दोस्तों ये है कि यहाँ पे जैसे ब्राह्मण क्या होती है, एक जाति है। ठीक है, ब्राह्मण बहुत सारी जातियां होती हैं। ठीक है, और गरीब अमीर क्या है, ये वर्ग है। गरीब गरीब है और अमीर अमीर है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, लेकिन गरीब जो है इस अमीरी की श्रेणी को भी प्राप्त कर सकता है, यानी वर्ग जो है वो अर्जित किया जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद क्या है, देखिए सिंपल भाषा में बात करें, जब एक देश दूसरे देश पर राजनीति आर्थिक रूप से नियंत्रण कर लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। ब्रिटिश शासन भारत पर कब्जा था तो इसे हम क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहेंगे। मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए कि जब एक शक्तिशाली देश, जब एक विकसित देश, जब एक सक्षम देश किसी गरीब देश, छोटे देश पर कब्जा कर ले तो उसे कहते हैं जो है उपनिवेशवाद। जैसे चीन है ना, चीन क्या किया है
तिब्बत पर कब्जा किया है और तिब्बत के पूरे साम्राज्य को अपने में मिला लिया है, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहा जाता है। फ्लो चार्ट बना लेंगे दोस्तों, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। मैं 100% आपको बता रहा हूं कि माई कलाल कोई काट नहीं सकता, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने सही तरीके से जेन्युइन तरीके से लिखा है। देखिए सिंपल तरीका लिखने के तरीका क्या है, सबसे पहले परिभाषा लिखिए, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखिए चीन, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाइए, चीन लिखिए, चीन लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए तिब्बत, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए तिब्बत, तिब्बत लिख दीजिए, फिर इसके बाद छोटा साम्राज्य है और ये बड़ा साम्राज्य है। अब होगा क्या, जब ये चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया है और ये चाइना क्या किया है, इसके पूरे साम्राज्य को अपने मिला लिया है, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी, लिखिए यहाँ पे उपनिवेशवाद, यहाँ पे लिख दीजिए उपनिवेशवाद कहलाएगा, ठीक है, उपनिवेशवाद कहलाएगा। इस प्रकार से आप इसे लिख दीजिए, बढ़िया नंबर मिलेगा, बढ़िया नंबर आपको अच्छे से एग्जामिनर दे देगा भैया, यही सही तरीका होता है। ऐसे भी आप समझा सकते हैं, कम लिखकर अच्छे तरीके से समझा सके, पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना है, या इनका क्या अर्थ होता है ये बताना है। तो जन्म दर होता है भैया प्रति 1000 लोगों पर जो बच्चों की संख्या होती है, जो जन्म होते हैं, जो जन्म लेते हैं, प्रति 1000 जो बच्चों की जन्म होती है, मतलब प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जो बच्चों की जीवित बच्चों की संख्या होती है, उन्हीं को जन्म दर कहा जाता है, ठीक है। और मृत्यु दर की बात करें तो इसमें जो है प्रति 1000 में जो लोगों की मौत होती है उसको मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में 1000 में से 20 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसे जन्म दर कहा जाएगा, और 1000 में से अगर मतलब 20 मर गए हैं तो उसे मृत्यु दर कहा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, नगरीकरण क्या है। नगरीकरण की अगर बात करें तो देखिए सिंपल भाषा में इसमें भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जब लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे तो इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। रोजगार के लिए गांव से दिल्ली जाते हैं तो लोग किस लिए जाते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, तो फिर क्या होता है दिल्ली में, दिल्ली का शहरीकरण यानी नगरीकरण होता है, यानी किसी भी क्षेत्र में लोग जाएंगे वहां पे बसाव करेंगे तो वहां पे नगरीकरण की जो है पूरी प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब लोग गांव से, ठीक है, एक गांव है और यहाँ पे शहर है या नगर है, ठीक है, जब यहाँ से लोग कहाँ जाएं, शहर में जाएं, तो शहर का जो एरिया है ना, शहर का एरिया ये बढ़ना शुरू करेगा धीरे धीरे, इस प्रक्रिया को कहेंगे नगरीकरण। तो यहाँ पे ऐसे बना के यहाँ पे लिखिए नगरीकरण, ऐसे फ्लो चार्ट बना लीजिए, पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा भैया नगरीकरण, ठीक है। ऐसे बहुत परफेक्ट नंबर मिलेगा दोस्तों, ऐसे लिखिए अच्छा नंबर मिलेगा, कम लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, परिवार किससे कहते हैं। परिवार के बारे में मैंने अभी चर्चा किया था कि परिवार किससे कहते हैं। तो परिवार में एक सामाजिक इकाई होती है जिसमें खून और विवाह से जुड़े लोग होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। यानी आप इसमें लिख सकते हैं कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं उन्हीं के सदस्यों को, समूह को परिवार कहा जाता है, ठीक है। लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, उसमें मम्मी पापा दर्शा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, मम्मी पापा दर्शा दीजिए और उसमें 1 2 2 बच्चा यहाँ पे बना दीजिए इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भैया परिवार, ये पूरा क्या है, परिवार कहलाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 20 क्वेश्चन नंबर हो चुका है। अब यहाँ से फिर से नए क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नातेदारी के प्रकार लिखिए। मैंने नातेदारी को परिभाषित किया था अभी, यहाँ पे नातेदारी के प्रकार पूछा है और परिभाषा में ही प्रकार छुपा हुआ है, अगर आप समझ गए होंगे तो देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि कैसे आप इसमें समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है नातेदारी के प्रमुख प्रकार, हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, लिखेंगे इसमें एक खून का रिश्ता, मतलब कि रक्त संबंधी रिश्ता से माता पिता भाई बहन, ये खून का रिश्ता होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, आपका और आपके भाई से जो है वो रिश्ता कौन सा है, वो खून का रिश्ता है, ठीक है, ये खून का रिश्ता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विवाह का रिश्ता। दूसरा आता है विवाह, तो यहाँ पे जैसे पति पत्नी हैं, ससुराल वाले हैं, ये सब क्या है, विवाह संबंधी है। तो चाचा चाची का रिश्ता, ये सब क्या है, विवाह संबंधी है। तो कहने का दोस्तों ये है कि 2 प्रकार है, एक तो आपका रक्त संबंधी, दूसरा है विवाह संबंधी। 2 प्रकार से है, आप इसे 2 प्रकार लिख के आराम से 2 नंबर 3 नंबर पा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, भारत में जनजातियों के किन्हीं 3 विशेषताओं को बताना है। तो 3 विशेषता पूछा है, 3 विशेषता बता के 3 नंबर हमको यहाँ पे ले लेनी है। तो चलिए बता देते हैं फटाफट, आप हेडिंग बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे।
पहला पॉइंट ये है प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन में क्या लिखेंगे? जनजातियां जंगल, पहाड़ और नदी के किनारे रहते हैं। जो जनजाति के लोग होते हैं ना, वो जातियां जो वनों में, जंगलों में, पहाड़ों में या फिर अन्य क्षेत्रों में नदी तटों पे रहते हैं, उन्हीं को जनजाति के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा है सामूहिक जीवन। सामूहिक जीवन का मतलब क्या? जनजातियों का समूह में रहकर खेती करना, शिकार करना, हस्तशिल्प मतलब हाथ से कोई कढ़ाई बुनाई ये सब काम होते हैं, उन्हीं को हस्तशिल्प कहते हैं। ये सब जो काम होते हैं ये जनजातियों के समूह के द्वारा किए जाते हैं। तो दूसरी विशेषता ये हो जाएगी, ठीक है। तीसरी, अपनी इनकी एक भाषा और संस्कृति होती है। हर जनजाति की अपनी भाषा और उनके रीति रिवाज होते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे जनजाति का दो नाम लिखा है, जैसे गौंड जनजाति है, संथाल जनजाति है। जो गौंड जनजाति है ये दक्षिण भारत में पाई जाती है, और जो संथाल जनजाति है ये आपके झारखंड और जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जनजाति के नाम कुछ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों नंबर मिलेगा अगर आप इस प्रकार से परसेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सांप्रदायिकता के निवारण के सुझाव दीजिए। अभी हम लोगों ने समझा था कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या होता है, इसमें समझे कि इसका निवारण के लिए एक सुझाव क्या है, ठीक है। तो 3 नंबर लेना है, 3 पॉइंट यहाँ पे लिखना है। पहला पॉइंट है शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा का जब प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोग शिक्षित होंगे, समझेंगे कि कोई धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी धर्म बराबर हैं, सबको जो समान मान्यता दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। धर्म को समान अर्थ में समझना जब शिक्षित जब हो जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है समान जो है कानून बनाना। सभी धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उन धर्म को जो है कम, उन धर्म को ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं हो, समान जो है होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया की जिम्मेदारी का मतलब यह है कि भड़काऊ भाषण जो होते हैं उनको खबरों को फैलाया ना जाए, ताकि जो है ये सांप्रदायिकता की जो भावना है ये उत्पन्न ना हो। अगर कोई नेता जो है भड़काऊ भाषण देता है तो उसको वायरल कर देते हैं लोग। जब वायरल कर देते हैं तो जनता उग्र हो जाती है, फिर दंगे फसाद हो जाते हैं। इसीलिए मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई ऐसी भाषण कोई नेता देता है तो उसको उजागर ना किया जाए, उसको वायरल ना किया जाए, ठीक है। अगर ये सब होता है तो सांप्रदायिकता का निवारण यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उदाहरण में लिख सकते हैं, धर्म को बांधने को नहीं जोड़ने का माध्यम जो है ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, साक्षात्कार पद्धति की सीमाएं बताइए। अभी हमने समझा था कि साक्षात्कार क्या होता है, अब इसकी सीमाएं क्या है ये हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है व्यक्तिगत प्रभाव। जब आपसे कोई वाइवा लेता है, इंटरव्यू लेता है, तो कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जब लोग पहली बार वाइवा देने जाते हैं ना, तो जब बैठते हैं टीचर के सामने तो डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। जैसे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ होगा, अगर आपका ज्योग्राफी होगा या होम साइंस होगा, तो आपका जो है जब एग्जामिनर के सामने बैठे होंगे तो क्या होगा, पहले डर लगता है कि यार क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे हम, तो डर लग जाता है। जो इंसान और याद करके जाता है कि हम बताएंगे, वो और भूल जाता है, तो ये समस्या हो जाती है उसके साथ में, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है। उत्तरदाता गलत जानकारी दे सकता है। अगर आपको हड़बड़ा गए हैं, आप जो है घबरा गए हैं कि भाई क्या पूछेंगे, तो घबराहट में गलत जवाब निकल जाता है, या तो जवाब ही नहीं निकलेगा, ठीक है, ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है समय की अधिक आवश्यकता। समय की अधिक आवश्यकता का मतलब ये है कि हर व्यक्ति से बात करना, समय लेना होता है जब साक्षात्कार होता है, ताकि उसे अच्छे से जान सके, उसे अच्छे से परख सके, ताकि जो है जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उस व्यक्ति से वो जानकारी हमें मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे महंगा तरीका। महंगा तरीका मतलब ये कि जो इंटरव्यू होता है ये महंगा तरीका होता है, इसमें यात्रा, उपकरणों का खर्च ये सब होता है, तो ये एक तरह से महंगा तरीका है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसमें लिख सकते हैं बड़े पैमाने पर सर्वे और मुश्किल जो है ये सब इसमें दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 25 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिकीकरण क्या है तो उसका परिभाषा देंगे, अगर नहीं तो आप इसमें लिखेंगे 3 विशेषताएं पूछ सकता है तो क्या लिखेंगे, 3 विशेषताएं। परिभाषा से ही विशेषता बनती है, बात ध्यान रखिएगा। तो जितने पॉइंट मैंने भी आपको ऊपर बताए हैं ये सब विशेषता वाले, ठीक है, ये सब पॉइंट इसमें आप अगर समझ गए, उत्तर समझ गए होंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा सा परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है, विशेषता भी आप लिख सकते हैं। आधुनिकीकरण में पहला विशेषता यह है कि तकनीकी प्रगति। जब तकनीकी प्रगति होती है तो आधुनिकीकरण होता है, यानी आधुनिक मशीनों और इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है शिक्षा का विकास और सभी को शिक्षित होने का अवसर यहाँ पे प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, परंपराओं में बदलाव होती है। जो पुराने रीति रिवाज होती हैं उनको खत्म किया जाता है, उनमें बदलाव किया जाता है। और जो है इसमें ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, सब जो है आधुनिकीकरण का ही देन है।
और यहाँ पे इस प्रकार से 25 क्वेश्चन देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने बताए हैं, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन में शुरुआत करूंगा अगली वीडियो में, ताकि जो है आप बोर ना हो और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो जो है आपका हो जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ तो आपको पूरा क्वेश्चन करवा दूंगा और सभी विषयों के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अभी तो यहाँ पे जो है 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद 50 लघु उत्तरीय, 50 बहुविकल्पी और 50 ऐसे करके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आएंगे। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करवा देंगे। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।